वो स्टार्ट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम बात कर रहे थे, नेक्स्ट जो लास्ट क्लास हुई थी मेरी, उसके अंदर हम बात कर रहे थे परिक्षेपण विधियों के बारे में। हम किसके बारे में बात कर रहे थे? परिक्षेपण विधियों के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें से मैंने आपको एक परिक्षेपण विधि बता दी थी, यांत्रिक परिक्षेपण विधि। 3 बताई थी ना। पहली कौन सी थी? पहली थी यांत्रिक परिक्षेपण, जिसमें बताया था मैंने कि बड़े बड़े कणों को छोटे छोटे कणों में, जो धातु के पार्ट होते हैं उसमें से बड़े बड़े निलंबन के कणों को जितना संभव वो पीस लेते हैं पहले, और पीसने के बाद उन चक्कियों से होकर गुजारते हैं, तो जिससे क्या हो जाती है, वो छोटा हो जाते हैं कण, और कोलाइडी कणों में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। अगली जो विधि है वो है मेरी विधि विद्युत परिक्षेपण विधि। कौन सी विधि? विद्युत परिक्षेपण विधि। इसको कहते हैं ब्रेडिंग आर्क विधि। ये इसी नाम से आती है पेपर में, ब्रेडिंग आर्क विधि के नाम से आती है ये। कि ये विधि क्या है, इस विधि में देखना, इसमें क्या होता है, हमें जिस धातु का सॉल बनाना है उसके इलेक्ट्रोड मिलाकर उन्हें ठंडे क्षारीय विलयन में रख दिया जाता है। देखो होता क्या है, देखो भाई, ये जो है ये है आइस, बर्फ। देखो होता क्या है, हम क्या करते हैं, हमें बनाने होते हैं, हम बनाते हैं 2 इलेक्ट्रोड, जिसमें से एक तो होता है एनोड जिस पर होता है पॉजिटिव चार्ज, और एक होता है कैथोड जिस पर होता है नेगेटिव चार्ज। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। देखो होता क्या है, जो पॉजिटिव चार्ज वाला है उसे कहते हैं एनोड, और जो नेगेटिव चार्ज वाला है उसे क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमें कोई धातु है उसका बनाने कोलाइड, क्या बनाने हमें, धातु के बनाने हैं कोलाइड्स। जिस धातु के कोलाइड बनाने हैं उस धातु को क्या करते हैं, उसके इलेक्ट्रोड, यहां पे उसके इलेक्ट्रोड बना देंगे कोई भी, जैसे मेरा AS2S3 है, आर्सेनिक सल्फाइड, ये है मेरा, इसका मुझे सॉल्व बनाना है। जैसे मुझे इसका सॉल्व बनाना है, सॉल्व का मतलब वही कोलाइड है, जैसे मुझे इसका सॉल्व बनाना है, इनके बना दूंगी मैं इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड बना के क्या करूंगी, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, क्योंकि विद्युत धारा तो हमें प्रवाहित करनी ही पड़ेगी। जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे ये गर्म होने लगेंगे, और ये गर्म होंगे तो पिघलेंगे। अगर पिघलने का मतलब क्या है कि वाष्पीकृत हो रहे हैं, यानी कि वाष्पित होंगे। जैसे ही ये वाष्पित होंगे तो वाष्पित होके गिरेंगे नीचे। अब नीचे गिरेंगे तो ये बर्फ से क्रिया करेंगे, बर्फ पर गिरेंगे तो वाष्पित होके पिघल के गिरेंगे, लेकिन जैसे ही गिरेंगे तो इस बर्फ के कारण जम जाएंगे, और वो जमेंगे पता है कौन सी आकृति में, कोलाइड की आकृति में। क्या, कोलाइड्स के शेप के फॉर्म में जम जाते हैं, और हमें क्या क्या मिलता है, हमें मिलते हैं कोलाइड्स। यानी कि हम क्या करेंगे, आर्क उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं, आर्क। आर्क का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करना। मैंने विद्युत धारा प्रवाहित करी, और जैसे ही मैंने विद्युत धारा प्रवाहित करी तो ये जो धातु के इलेक्ट्रोड होंगे, ये जो धातु जो होगी जिसका सॉल्व बनाना है, वो क्या होने लगेंगे, पिघलने लगेंगे। जैसे ही पिघलने लगेंगे तो वो बर्फ पर गिरेंगे, और बर्फ पर गिरेंगे तो किसके आकार में जम जाएंगे, कोलाइड्स के आकार में जम जाएंगे। और हमें किसकी प्राप्ति होती है, हमें प्राप्ति होती है किसकी, हमें प्राप्ति होती है कोलाइड्स की। ध्यान रखना, चूंकि हम केवल और केवल धातुओं के इलेक्ट्रोड बना सकते हैं और किसी के इलेक्ट्रोड हम बना नहीं पाएंगे, तो इसीलिए इस विधि के द्वारा हमें सिर्फ और सिर्फ किसके सोल प्राप्त होते हैं, धातुओं के सोल प्राप्त होते हैं। ये बहुत बार पेपर में पूछा है कि धातुओं के सोल प्राप्त करने की प्रायोगिक विधि लिखो, या ब्रेडिंग आर्क विधि लिखो, या विद्युत परिक्षेपण के नाम से तो बहुत बहुत कम आती है। तो ये थी आपकी विद्युत
परिक्षेपण विधि, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करके हम जिस धातु का सोल बनाना है उसके इलेक्ट्रोड बना देंगे, और उसके इलेक्ट्रोड जैसे ही हम बनाएंगे तो ये इलेक्ट्रोड धातुएं क्या होंगी, वाष्पीकृत होंगी, और वाष्पीकृत होकर पिघल के नीचे गिरेंगी। और अगर पिघल कर नीचे गिरेंगी तो क्या होगा, पिघल कर नीचे गिरेंगी तो वो बर्फ पर जाकर गिरेंगी, और बर्फ पर जाकर गिरेंगी तो वो क्या हो जाएंगी, ठंडी हो जाएंगी, और ठंडी होके क्या होंगी, जम जाएंगी। अगली जो विधि है, तीसरी विधि, जिसका नाम है पेप्टीकरण। अगली जो विधि है जिसका नाम है पेप्टीकरण, पेप्टाइजेशन, जिसे कहते हैं पेप्टाइजेशन, पेप्टीकरण। देखो होता क्या है इस विधि में, क्या होता है, किसी ताजा अवक्षेपित पदार्थ, देखो कोई ताजा पदार्थ लेना है, वो भी अवक्षेपित हो जाना चाहिए। अवक्षेपित का मतलब क्या है, बैठ सके, नीचे जाके क्या हो जाए, जैसे रेत है, रेत एक अवक्षेपित पदार्थ है, जैसे पानी में डालोगे नीचे जाके जम जाएगी। रेत है, पानी में डालोगे जैसे नीचे जाके जम जाएगी। चीनी है, घुल जाती है, वो अवक्षेपित नहीं है। लेकिन हम क्या करना है, हमें इस विधि में लेना है एक ताजा अवक्षेपित पदार्थ। उसमें क्या करते हैं, उसमें मिलाते हैं कोई उचित विद्युत अपघट्य, मिलाया जाता है। विद्युत अपघट्य का मतलब ज्यादा सोचना नहीं है, ऐसे पदार्थ जो टूट सकते हो, किसमें, आयनों के फॉर्म में। जैसे NaCl है, NaCl एक विद्युत अपघट्य है। NaOH है, NaOH एक विद्युत अपघट्य है, क्योंकि किस किस में, ये Na+ और Cl- में टूट सकता है, जो कि आयनों के फॉर्म में टूट जाए, ऐसे को हम कहते हैं विद्युत अपघट्य। तो हम क्या करते हैं, किसी ताजा अवक्षेपित पदार्थ में मिलाते हैं क्या, एक उचित विद्युत अपघट्य मिलाते हैं, और इसमें हम किसमें परिवर्तित कर देते हैं, कोलाइडी कणों में परिवर्तित कर देते हैं। किसमें, कोलाइडी कणों में। अभी आगे बहुत डिटेल में है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ो बस, इसके बारे में डिटेल में हम अच्छे से पढ़ेंगे जब हम सॉल्व बनाने की विधियां पढ़ेंगे प्रायोगिक, तो अब हम वहां पेप्टीकरण के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। तो सिर्फ इतना याद रखना यहाँ पे कि किसी ताजा अवक्षेपित पदार्थ में कोई उचित विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है, तो उस उचित विद्युत अपघट्य को इस ताजा अवक्षेपित पदार्थ में मिलाने पर इसमें हम किसमें, जैसे ही इसमें ताजा अवक्षेपित पदार्थ मिलाओगे तो ये परिवर्तित हो जाएगा कोलाइडी कणों में। किसमें परिवर्तित हो जाएंगे, कोलाइडी कणों में। ये विधि क्या कहलाती है, ये विधि कहलाती है पेप्टीकरण। बस इतना ध्यान रखना, जो आप विद्युत अपघट्य लोगे और जो आप पदार्थ लोगे, इनके बीच में एक आयन हमेशा उभयनिष्ठ होगा। बस इतना ध्यान रखना है। पेप्टीकरण की विधि में जो आयन है, जो ताजा अवक्षेपित पदार्थ है, वो साथ ही साथ जो आप विद्युत अपघट्य मिला रहे हो, वो इन दोनों के बीच में एक आयन उभयनिष्ठ होना चाहिए। जैसे देखो कैसे, देखो, और एक चीज और, ये अभी बाद में बताऊंगी, चलो। जैसे देखो मैंने क्या बोला, एक ताजा अवक्षेपित पदार्थ, जैसे देखो एक FeOH3 एग्जांपल देखना इसका, एक बहुत अच्छा, फेरिक हाइड्रोक्साइड। FeOH3 में जैसे ही आप FeCl3 का विलयन मिलाओगे, देखते जाना, ये क्या है, ये एक अवक्षेपित पदार्थ है। क्या है, एक है ये अवक्षेपित पदार्थ, और ये क्या है भाई, ये है एक उचित विद्युत अपघट्य। क्या है, अब आप कहोगे कि मैडम आयन उभयनिष्ठ कहाँ है ना, एक आयरन इसमें भी उभयनिष्ठ है, एक इसमें भी उभयनिष्ठ है, यानी कि दोनों में वो आयन होना चाहिए। तो ध्यान रखना, मैंने क्या कहा, FeOH3 में जैसे ही आप FeCl3 के विलयन मिलाओगे तो आपको जो सोल प्राप्त होंगे, वो सोल प्राप्त होंगे आपको FeOH3 के सोल प्राप्त होंगे। यानी कि ध्यान रखो, मैंने इसका लेना है ताजा अवक्षेपित पदार्थ, अवक्षेपण आराम से मिल जाता है लैब के अंदर, आराम से। अब अभी आप नॉर्मल प्रैक्टिकल भी करने जाओगे ना प्रैक्टिकल लैब में, तो इसका आराम से ताजा अवक्षेपित पदार्थ मिल जाएगा। इसके आप चाहो तो इसको लैब में भी ट्राई कर सकते हो, बहुत आसान है ये, हमने खूब बनाए ये। जैसे ही आप इसके ताजा अवक्षेपित पदार्थ में ये विलयन मिलाओगे ना, साथ ही साथ आपको कोलाइडी कण मिलने लग जाएंगे, और वो कोलाइडी कण किसके होंगे, FeOH3 के होंगे। क्या होंगे, FeOH3 के होंगे। जैसे देखो एक और एग्जांपल, AgCl में आप बता सकते हो क्या मिलाओगे, AgCl में जैसे ही आप
AgNO3 मिलाओगे, सिल्वर नाइट्रेट मिलाया जाएगा। इसका तो लेना है ताजा अवक्षेपित पदार्थ। क्या लेना है इसका? ताजा अवक्षेपित पदार्थ लेना है। इसमें मिलाना है AgNO3। दोनों में क्या है? सिल्वर आयन वेनिस्ड है। ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या है, एक पेप्टिकरण की विधि है। तो इसमें जैसे ही ये मिलाओगे तो आप देखोगे कि आपको सिल्वर क्लोराइड के सोल प्राप्त हो जाएंगे। किसके? सिल्वर क्लोराइड के सोल प्राप्त हो जाएंगे। और इन सोलों को प्राप्त करने की विधि कौन सी विधि? पेप्टिकरण कहलाती है। और बाद में पढ़ेंगे, अभी मैं कहा ना बाद में पढ़ेंगे। ये जो होता है ना AgNO3, जो आप ताजा अवक्षेपित पदार्थ के अंदर जो ये इलेक्ट्रोड मिलाते हो, ये विद्युत अपघट्य मिलाते हो, ये कहलाता है पेप्टिकारक। और एक चीज और इसमें एक लाइन और याद रखनी है, ये स्कंदन के विपरीत प्रक्रिया है। स्कंदन के विपरीत प्रक्रिया है। अभी 2 मिनट इंतजार करना पड़ेगा, स्कंदन के बारे में भी पढ़ेंगे। एक चीज के बारे में पढ़ेंगे, स्कंदन के विपरीत। स्कंदन का मतलब होता है बैठना, जमना, और पेप्टिकरण होता है बैठेगा नहीं, कोलाइड बनाएगा। स्कंदन का मतलब होता है बैठना, और स्कंदन को रोकने के लिए जो हम प्रक्रिया करते हैं ना, वो होती है पेप्टिकरण। या पेप्टिकरण को रोकने के लिए जो विधि अपनाते हैं वो है स्कंदन। जैसे हमें किसी का पेप्टिकारक नहीं बनाना, जैसे मैंने AgCl में AgNO3 मिलाया है, मुझे इसका पेप्टिकरण नहीं चाहिए, बनेगा फिर भी, लेकिन उसको रोकने के लिए हम स्कंदन की प्रक्रिया अपना सकते हैं। अभी पढ़ेंगे स्कंदन क्या होता है। स्कंदन का मतलब होता है जमना, नीचे जमना। और कोलाइड का मतलब तो फिर कोलाइड ही है, ध्यान रखना, ठीक है। ये कहलाते हैं आपके कौन सी विधि? पेप्टिकरण विधि। अगली जो विधियां हैं जिसका नाम है सेकंड जो है, एक तो पढ़ी थी आपने बड़े बड़े कणों को तोड़कर छोटे कोलाइडी कणों में मिलकर बनाना, वो 3 विधियां पढ़ ली। कौन कौन सी? एक तो पढ़ी आपने परिक्षेपण विधि। कौन सी? एक तो पढ़ी आपने परिक्षेपण विधि, और इस परिक्षेपण विधि में आपने क्या बनाया? परिक्षेपण विधि में आपने 3 विधियां पढ़ी। बड़े बड़े कणों को कोलाइडी कणों में परिवर्तित करना, परिक्षेपण विधि। कौन कौन से परिक्षेपण? यांत्रिक परिक्षेपण, विद्युत परिक्षेपण, और तीसरा कौन सा? पेप्टिकरण पढ़ लिया। अगला जो है जिसका नाम है छोटे छोटे कणों को जोड़कर कोलाइडी कणों के रूप में बनाना, वो कहलाती है संघनन विधि। 2 विधियां बताई थी ना स्टार्टिंग में। दूसरी विधि है संघनन विधियां। देखो भाई, संघनन विधि का मतलब क्या है? संघनन विधियों में कंडेंसेशन मेथड्स, जिसमें पहली है ऑक्सीकरण। इसमें तो आपको 3-4 पढ़ जाना, अभिक्रिया पढ़नी है बस। ऑक्सीडेशन के द्वारा हम छोटे छोटे कणों को तोड़कर बड़े बड़े कणों में क्या कर सकते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखना, इसके द्वारा क्या बनाए जाते हैं? धातुओं के सोल बनाए जाते हैं। वहां पे धातुओं के सोल कौन सी विधि से बनाते थे? विद्युत परिक्षेपण यानी कि ब्रेडिंग आर्क विधि से। और यहाँ पे धातुओं के सोल किसके द्वारा बनाओगे? ऑक्सीकरण के द्वारा बनाओगे। तो देखो ऑक्सीकरण विधि में क्या होता है, और इसके एग्जांपल सल्फर और आयोडीन, ये सारी जो हैं, ये क्या है? यहाँ सॉरी, अधातुओं के सोल बनाए जाते हैं। धातु नहीं, अधातुओं के सोल बनाए जाते हैं। और धातुओं के सोल किसके द्वारा बनाए जाते थे? विद्युत परिक्षेपण। तो देखो इसकी एक रिएक्शन याद रखनी होगी बस आपको, 2H2S, ऑक्सीडेशन कराना है। ऑक्सीडेशन कैसे कराओगे भाई? ऑक्सीडेशन सल्फर डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन करा दो तो आपका सोल मिल जाएगा। देखो कैसे आपका सोल मिलेगा, ये इसको कहते हैं सल्फर सोल। अधातुओं के सोल प्राप्त किए जाते हैं, सल्फर सोल। क्या किया मैंने? हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन कराया सल्फर डाइऑक्साइड की प्रेजेंट में, तो हमें मुझे सल्फर के सोल क्या मिले? सल्फर के सोल मिल गए। क्या मिले? सल्फर के सोल मिल गए। सेकंड में थी जिसका नाम है अपचयन, रिडक्शन। क्या है इसका नाम? रिडक्शन। तो देखो क्या है पता है इसका, इसके द्वारा किसके? इसके द्वारा तो अधातुओं को, और इसके द्वारा धातुओं के सोल बनाए जाते हैं। किसके सोल? धातुओं के सोल। इसके द्वारा अधातुओं के सोल और इसके द्वारा धातुओं के सोल। तो इसमें अपचायक के रूप में आप क्या लोगे? इसमें अपचायक के रूप में लिया जाएगा एक तो HCHO, इसको कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। क्या लोगे? एक तो लोगे फॉर्मेल्डिहाइड, एक लोगे स्टेनथ क्लोराइड। स्टेनथ क्लोराइड यानी कि SnCl2 ले सकते हैं। अपचायक क्या है ये सारे? ये पूछता है वो
कौन कौन से अपचायक आप ले सकते हो? स्टेनथ क्लोराइड, एक होता है आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 ले सकते हो, एक क्या होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, और इन सब का उपयोग करके आप क्या धातुओं के सोल बना सकते हो। एग्जाम्पल से देखना, एग्जाम्पल से देखिएगा, धातु कौन, मैंने ऑरम ले रही हूं, धातु धातु है ना ऑरम, ऑरम धातु है। लो भाई 2AuCl3 ऑरम क्लोराइड प्लस प्लस बताओ भाई प्लस, आप कहो जिसके मैं बना दूं स्टेनथ क्लोराइड के फॉर्म में आप बनाओ, अपचयन करवा रहे हो, अपचयन धातुओं के सॉल प्राप्त होंगे। तो देखो कैसे, 2Au SnCl4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 12, हो गई रिएक्शन कंप्लीट। देखो 2 ऑरम ये रहे, 3 ये होने चाहिए, 3 है मेरे पास, और 12 क्लोरीन है, 12 क्लोरीन है। तो यहां पे मुझे क्या हुआ, ये मिले ऑरम के सोल, ये कहलाते हैं ऑरम सोल, गोल्ड सोल कहते हैं इसे, गोल्ड ऑरम गोल्ड, ये क्या है गोल्ड सोल प्राप्त हो गया हमें गोल्ड सोल। ये थी अपचयन विधि। अगली जो है जिसका नाम है, 1-2 रिएक्शन याद कर जाना बस संगणन विधियों में। अगली जो रिएक्शन है इसका नाम है जल अपघटन, एक पढ़ी ऑक्सीडेशन, एक पढ़ी रिडक्शन, और एक पढ़ रहे हैं हाइड्रोलाइसिस। इसमें पता है क्या है, सामान्य लवणों के विलयन बनाए जाते हैं, सामान्य लवणों के कोलाइड्स, सामान्य लवणों के कोलाइड बनाते हैं इसके द्वारा। बताओ भाई क्या रिएक्शन हो सकती है। एक रिएक्शन है फेरिक क्लोराइड प्लस जल अपघटन कराना है, तो मुझे जल के अणु लेने होंगे, और क्या क्या बनेगा बताओ। एक तो बनेगा आपको FeOH का होल थ्राइस प्लस क्या बचा, FeOH का होल थ्राइस प्लस 3HCl, मिल गया हमें फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल। इसके द्वारा क्या है, मैंने सामान्य कोई ले लिया है उसका बना दिया है। एक और लिखना चाहो तो सेम है बिल्कुल, एक और रिएक्शन याद करना चाहो AuCl3 बिल्कुल सेम है, सेम रिएक्शन है। जल अपघटन कराया है मैंने, ऑरम क्लोराइड का जल अपघटन करा के उसका मैंने क्या कर दिया है, सोल बनाए हैं। यहां मैंने आयरन का सोल बना दिया है, और यहां मैंने ऑरम डाइऑक्साइड हाइड्रोक्साइड का सोल बनाया है। ठीक है, ये तो थी आपकी विधियां, बस 3 ही बहुत हैं, ज्यादा मत करो, 3 पढ़ जाना, एक तो ऑक्सीकरण, एक अपचयन, एक जल अपघटन। अगली देखो, अगली है कोलाइडी विलयन के शोधन की विधियां। शोधन की विधियां, शोधन का मतलब होता है सफाई करना। जैसे गेहूं बीन रहे हो, गेहूं साफ करना है, आपने देखा होगा धान साफ करते हैं लेडीजें, तो उसमें क्या करती हैं, उसमें वो करती है मिट्टी के कणों को बाहर निकालना है। ऐसे ही मुझे कोलाइड्स को पृथक करना है, और कोलाइड्स को पृथक करने की शोधन की विधियां जो हैं, जिसमें पहली है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना, पहला है अपोहन, डायलिसिस। देखो करना क्या है, आपको कोलाइड विलयन छानने हैं, मतलब निकालना है। अपोन का मतलब है मेन छानना। हम इसमें यूज लेंगे जंतु झिल्ली। क्या यूज लेंगे, जंतु झिल्ली यूज लेंगे हम इसमें। अच्छा ध्यान है, जंतु झिल्ली मैंने जब मैं परिभाषा बताई थी, एक तो मैंने आपको परिभाषा बताई थी वास्तविक विलयन की, एक मैंने आपको परिभाषा बताई थी वास्तविक विलयन को क्रिस्टलाभ कहते थे। क्रिस्टलाभ बहुत छोटे छोटे कण होते थे। जब आप देखोगे तो इस जंतु झिल्ली में, जैसे मैंने माना
जैसे ही आप जंतु झिल्ली से वास्तविक विलयन यानी कि क्रिस्टलाभ को निकालोगे तो वो आसानी से छनेगा कि नहीं छनेगा? आसानी से बाहर निकल जाएगा, आसानी से छन जाता है। जबकि जो कोलाइडी विलयन होते हैं, जो कोलाइडी कण होते हैं, अंतर याद करो, कोलाइडी कण जो होते हैं वो जंतु झिल्ली से क्या नहीं होते, विसरित नहीं होते। विसरित का मतलब छन्ना, बाहर निकलना। जैसे गेहूं छल्ली में से अपन छान रहे होते हैं तो आपने देखा होगा गेहूं के कण ऊपर जाते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे कण होते हैं वो उस झिल्ली से बाहर निकल जाते हैं। तो क्या कर देते हैं, हमें क्रिस्टलाभ को और कोलाइड को एक दूसरे से पृथक करना है। तो क्रिस्टलाभ से कोलाइड को पृथक करना अपोहन कहलाता है। तो जंतु सामान्य जंतु झिल्ली उठाओ, उस झिल्ली के अंदर जो कण मिल रहे हैं उनको सबको उसमें डाल दो, छान दो। जैसे ही आप छानोगे तो जो क्रिस्टलाभ होंगे वो तो छन जाएंगे, कोलाइड्स बाहर निकले रह जाएंगे। उन बाहर निकलों को इकट्ठे कर लो, क्या मिल जाएंगे आपको, कोलाइड मिल जाएंगे। ध्यान रखना अपोहन क्या होता है, अपोहन का मतलब है जंतु झिल्ली के द्वारा, परिभाषा सुन लेना, जंतु झिल्ली के द्वारा कोलाइडी कण को, जंतु झिल्ली के द्वारा कोलाइडी कण को क्रिस्टलाभ से पृथक करने की प्रक्रिया अपोहन कहलाती है। क्या कहलाती है, अपोहन। इसको कहते हैं डायलिसिस। क्या कहते हैं, डायलिसिस। अगली जो है वो इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोडायलिसिस। विद्युत अपोहन। अब बात जब विद्युत की जुड़ गई है तो हमें विद्युत क्या करते हैं, हमें विद्युत अपोहन से एक विधि से, सेम वही है, मान वही है, डायलिसिस मान है, बस इतना ध्यान रखो, नाम इतना ध्यान रखो, वहां सिर्फ अपोहन था, यहां हम इलेक्ट्रिसिटी जोड़ेंगे। जब भी कभी केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जोड़ने की बात आ जाए तब उसने बात की है इलेक्ट्रोड्स की। जब उसने किसकी बात की है, इलेक्ट्रोड्स की बात की है। तो देखो होता क्या है, ये मेरा पात्र है, ठीक है, यहां पे मेरे लग गए हैं इलेक्ट्रोड, यहां मैंने लगा दिया एक एनोड और यहां मैंने लगा दिया एक कैथोड, ठीक है। यहां पे एक डब्बा भर दो क्योंकि मुझे 100 इकट्ठे तो करनी पड़ेंगे ना। देखो क्या होगा, मैंने पहले ही बोला था, जब बात आयंस की आ जाएगी यानी कि जब इलेक्ट्रोड की आएगी तब तब बात करेंगे हम आयनों की। यानी कि इस विधि के द्वारा हम किसको दूर करेंगे, हम दूर करेंगे आयनिक अशुद्धियों को। हम जब जब बात करेंगे इलेक्ट्रोड्स की तब तब हम बात करेंगे आयनिक अशुद्धियों की। होता क्या है, कोलाइड्स के अंदर मिले हुए हैं आयन, ऐसे कुछ है जैसे कोलाइड कण पड़े हुए हैं और नमक के कण मिल गए उसमें। अब नमक बहुत छोटा 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 है, अगर नमक बड़ा भी है तो कोलाइड मतलब ऐसे मिक्स हो गए कि आप अलग नहीं कर पा रहे, तो क्या करेंगे, जिसको आपको पृथक करना है इसके अंदर डाल दो। जैसे ही आप इसके अंदर डालोगे, जैसे ही आप इसके अंदर डालोगे और इलेक्ट्रिसिटी से इन्हें जैसे ही जोड़ दोगे, इलेक्ट्रिसिटी से इन्हें जैसे ही जोड़ दिया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी से जैसे ही इन्हें जोड़ोगे विद्युत धारा प्रवाहित होगी या नहीं। जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होगी होगा क्या, जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होगी बच्चों तो होगा ये कि जो आयन होंगे, जैसे NaCl है, एक तो यहां इसमें Na+ है और एक क्या है Cl- है, एक तो सोडियम है और एक क्लोराइड है। देखो होगा क्या, जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करोगे Na+ किधर गति करने लगेंगे, अपने विपरीत आवेशित आयनों की ओर, और Cl- किधर गति करने लगेंगे, अपने विपरीत आवेशित आयन की ओर। यानी कि जो धनायन है वो तो गति करने लग जाएंगे कैथोड की ओर, जबकि जो ऋणायन है वो गति किधर करने लग जाएंगे, एनोड की ओर। तो क्या होगा, आयन जो है इन पर आकर इकट्ठे हो जाएंगे और आयन जैसे ही इन पर आकर इकट्ठे होंगे
जैसे ही आयन इन पर आकर इकट्ठे होंगे तो यहां से कोलाइड से आयन क्या हो जाएंगे, विभक्त हो जाएंगे, और कोलाइड हमें कैसे मिलेंगे, शुद्ध मिलेंगे। यानी कि बस ध्यान रखना होगा क्या, इलेक्ट्रोड लगाने हैं, कैथोड और एनोड लगाना है। जैसे ही आप इसमें कैथोड और एनोड लगाओगे, इलेक्ट्रिसिटी से जैसे ही कनेक्ट करोगे, तो जो कोलाइड्स के अंदर जो आयन होंगे वो आयन अपने विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन, यानी कि धनायन कैथोड की ओर और ऋणायन एनोड की ओर गमन करने लगेंगे। तो उससे कोलाइड से क्या हो जाएंगे, आयन अलग हो जाएंगे और कोलाइड हमें कैसा मिलने लगेगा, शुद्ध कोलाइड मिलने लगेगा। इस विधि को कहते हैं क्या, विद्युत अपोहन। क्या कहते हैं, विद्युत अपोहन विधि कहते हैं, इलेक्ट्रोडायलिसिस। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोडायलिसिस। अगली जो विधि है एक और बची है, अति सूक्ष्म निस्यंदन, फिल्टरेशन है। ये तो कुछ भी नहीं है, हमें बनाना है एक फिल्टर, फिल्टर बनाना है हमें, एक फिल्टर पेपर तैयार करो और उस फिल्टर पेपर से बहुत छोटे छोटे कण, जो इतने छोटे होंगे जो जंतु झिल्ली तक से विस्तृत नहीं हो रहे, उनसे विस्तृत हो जाएंगे। और क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो होता क्या है। इस विधि के द्वारा हम जो घुलनशील अशुद्धियां हैं जो उस कोलाइड में जो घुल जाती हैं, जैसे पानी में चीनी घुल गई है, मानो पानी में चीनी घुल गई है, और उस चीनी को आपको उस फिल्टर पेपर से, चीनी को अलग करना कितना कठिन है पानी से, सोचो, चीनी क्या छन जाएगी। लेकिन हम यहाँ देखेंगे कि कोलाइड से जो घुलनशील अशुद्धियां हैं वो भी पृथक हो जाएंगी। देखो कैसे, हम क्या करते हैं, एक बनाते हैं फिल्टर पेपर, वो होता है कि क्या, एक जिसको कहते हैं कोलोडियन, कोलाइड के नाम से लिया गया है, कोलोडियन फिल्टर पेपर बनाया जाता है। वो फिल्टर पेपर पता है नाम कैसे बनाते हैं, कोलोडियन फिल्टर पेपर बनाया जाता है, जो क्या होता है, सेल्यूलोज नाइट्रेट का एल्कोहलिक, सेल्यूलोज नाइट्रेट का एल्कोहलिक, सेल्यूलोज नाइट्रेट को एल्कोहल में घोल दो। उस घोलोगे तो क्या होगा कि हम क्या करेंगे कि, अरे लैब के अंदर नॉर्मल फिल्टर पेपर अभी आपने देखे नहीं है, एक फिल्टर पेपर होते हैं ऐसे 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 फिल्टर पेपर, छोटे 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 छोटे, उनसे बहुत छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे, जिनसे हम नॉर्मल, हम कोई विलयन छान रहे होते हैं लैब के अंदर, हम छानते भी हैं, शुद्धियों को दूर करते हैं। होता क्या है, इस फिल्टर पेपर को उठाओ और इस सेल्यूलोज नाइट्रेट के अल्कोहलिक विलयन में डुबो दो। जैसे ही डुबो दोगे, डुबो के उसे सुखा दो, सुखाने के बाद बन जाएगा एक कोलोडियन फिल्टर पेपर। क्या बनेगा, कोलोडियन फिल्टर पेपर बन जाएगा। और जैसे ही आप जिस कोलाइडी विलयन को शुद्ध करना है उसको उसमें से छानोगे, तो जो घुलनशील इतने छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इतने छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनसे कोलाइडी सॉल्यूशन तो आपका क्या हो जाएगा, बाहर रह जाएगा। कोलाइडी कण जो होंगे वो तो रह जाएंगे बाहर, कोलाइडी कण तो रह जाते हैं बाहर, और जो घुलनशील अशुद्धियां हैं वो इस फिल्टर पेपर से छनकर कहाँ निकल जाती हैं, नीचे निकल जाती हैं। चूंकि हम इस विधि से जो घुली हुई अशुद्धियां हैं उनको भी दूर कर लेते हैं, इसलिए इसका नाम अति सूक्ष्म निस्यंदन, जिसको कहते हैं अल्ट्रा माइक्रो फिल्टरेशन। एक बार रिजॉइन कर लो, अल्ट्रा माइक्रो फिल्टरेशन। बच्चे बहुत कम है ना,